लोग डायमंड बनना चाहते हैं? एक्साइटेड हैं? बहुत बढ़िया। डायमंड, आरसीएम में डायमंड बने या आप किसी भी क्षेत्र में बहुत ऊंचे लेवल पे जाएं, उसके लिए आपको सही रास्ता चुनना जरूरी है, या सुनो। और उस रास्ते पे अगर रास्ता सही है तो फिर लगातार चलते रहना जरूरी है। तो वो रास्ता क्या है और उस पर लगातार आप कैसे चलेंगे, उस पर मैं कुछ बात करने के मूड में हूं, अगर आप सुनने के मूड में हैं। कितने लोग मूड में हैं? चलिए, जो लोग पहली बार हैं वो बड़े कंफ्यूज हो गए कि अरे डायमंड क्या होता है। हेलो, आरसीएम में डायमंड एक ऐसा लेवल है जहां पहुंचने के बाद आपकी हालत वैसी होती है जैसे आपके हाथ में अलादीन का चिराग आ गया। अलादीन के चिराग की कहानी सुनी आपने? क्या है? तो एक चिराग था, अलादीन नाम के व्यक्ति के पास में था। वो उसको घिसता तो उसमें से क्या निकलता था? एक जिन निकलता था। और जिन क्या बोलता था? हुक्म मेरे आका। बताइए क्या मैं आपकी खिदमत कर सकता हूं, क्या सेवा कर सकता हूं? और अलादीन उसको बोलता है कि मुझे बढ़िया सी बीकानेर वाली थाली लिया खाने के लिए। तो जाता बीकानेर वाले की थाली ले आता। वो बोलता जी बढ़िया से मुझे समोसे चाहिए नथुलाल के, तो नथुलाल के समोसे ले आता। तो वो जो भी चाहता वो जिन उसको लाके दे देता था। तो आरसीएम का ये डायमंड का लेवल भी वैसा ही है। यहां पहुंचने के बाद जो आप सोचेंगे वो तुरंत आपके सामने हाजिर हो जाएगा। चाहे वो गाड़ी है, वो बंगला है, वो शोहरत है, वो जो भी है, जो भी चाहोगे वो सब मिल जाएगा। अब बताइए कितने लोग डायमंड बनना चाहेंगे? चलिए, अब डायमंड कैसे बनना है उसके बारे में थोड़ा बातचीत करेंगे। कुछ स्टेप बाय स्टेप मैं आपसे बातचीत करता हूं, राइट? अंग्रेजी में एक शब्द है जिसको हम बोलते हैं विजन। हिंदी में इसको कहते हैं दूरदृष्टि। क्या कहते हैं? दूरदृष्टि, दूर का देखना। इस दुनिया में जितने भी कामयाब लोग हैं उन सब में ये खूबी थी कि वो बहुत दूर का देखते थे। वो अगर 1980 में थे तो उनको ये आभास था कि 1990 में क्या होगा। हेलो? और जो 1990 में थे, विजनरी थे, उनको आभास था कि 2000 में क्या होगा। और जो अभी 2024 में है, जो विजनरी हैं, उनको यह आभास है कि 2034 में क्या होगा, 2050 में क्या होगा। और इसीलिए ये जो विजनरी लोग हैं ना, ये दुनिया में बहुत नाम, शोहरत, पैसा, मान सम्मान सब कुछ कमाते हैं। आप थोड़ा सा अगर पढ़ाई करेंगे तो आपको ये मालूम चलेगा, अध्ययन करेंगे तो ये मालूम चलेगा कि 1970 से 1980 का जो दशक था, जो 10 साल थे, उन 10 सालों में अगर कोई व्यक्ति प्लास्टिक के काम से जुड़ गया, वो करोड़पति बन गया। हेलो? क्योंकि उस समय प्लास्टिक नहीं था, जानता ही नहीं था प्लास्टिक क्या होता है। क्या था उस समय? स्टील था, लोहा था, ये सारी चीजें थी। आज अगर आप प्लास्टिक का धंधा करेंगे तो बहुत सारी जगह तो बहुत सारा प्लास्टिक तो बैन आप कर ही नहीं सकते। हेलो? लेकिन 1970-80 में जिन्होंने किया उन्होंने बहुत पैसा बनाया। 1980 से 90 का जो दशक था वो दशक था इलेक्ट्रॉनिक्स का, जब टीवी आया था।
जब शादियां होती थी गांव में, अगर दहेज में टीवी मिल जाता तो चर्चा होती थी कि यार उनको टीवी मिला है। हेलो, वो टीवी का दौर था, वीसीआर का दौर था। टीवी वीसीआर के जो मैकेनिक थे वो करोड़पति बन गए उस समय। हेलो, एक 5 रुपए की चिप डालते थे, 500 रुपए ले लेते थे ठीक करने के। 1990 से 2000 का जो दशक था, वो दशक था आईटी का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर आया। जिन लोगों ने उसमें काम किया, देखिए आज कुछ ऐसे नाम हैं दुनिया में जिनकी शुरुआत 1980 के बाद हुई। बिल गेट्स जानते हैं आप? उनकी ऐसा नहीं कि पुरानी पुश्तें बहुत पैसे वाली थी। अजीम प्रेम जी जानते हैं, नारायण मूर्ति जानते हैं, ये सारे उसी समय के पैदा हुए लोग हैं। उन्होंने फोकस किया आईटी के ऊपर में, उनको वो विजनरी थे, उनको मालूम था कि कैसे कैसे चीजें होंगी। अब आपके दिमाग में एक चीज चल रही होगी कि ये तो ठीक है, आप ये बताओ आने वाला टाइम किस चीज का है। हमारे देश में लोग भविष्यवाणी में बड़ा विश्वास करते हैं। आने वाला समय किस चीज का है वो लॉजिकली जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, तार्किक रूप से जानना बहुत जरूरी है। मैं आपको ये कह दूं कि आने वाला समय डायरेक्ट सेलिंग का है और आप जुड़ जाओ तो वो सही तरीका नहीं है। शिक्षा का जो असली मकसद है वो होना चाहिए कि वो आपको इंपावर करे, वो आपको शक्तिशाली बनाए। शिक्षा लेने से आप अपने डिसीजन जल्दी ले सके और स्ट्रांग ले सके, ऐसे स्ट्रांग ले सके कि अगर 1000 आदमी भी मना करें तो भी आप अपना रास्ता नहीं बदलें। शिक्षा का असली मकसद वही होना चाहिए। और वैसी ही कुछ चीजें मैं बहुत सारी आपको बता नहीं पाऊंगा, लेकिन अब निराश मत होइए, बता नहीं पाएंगे तो फिर क्या करना पड़ेगा। तो देखिए, आवश्यकता आविष्कार की जननी है, कितने लोग मानते हैं इस बात को? हमने चैट विद सुरेंद्र स्टार्ट किया। चैट विद सुरेंद्र कितने लोग देखते हैं? अच्छा, कितने लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है? सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। अब बहुत सारे लोगों की कृपा तो यहीं पे अटकी हुई है। हेलो, तो कृपा कैसे चालू होगी बताइए? सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो कृपा कैसे होगी? हर मंगलवार को रात 8 बजे आपके सामने नोटिफिकेशन आएगा, एक नया इंटरव्यू आएगा और वो इंटरव्यू आपको चार्ज भी करेगा और आपको सही डायरेक्शन भी देगा। दोनों काम करेगा, मोटिवेशन और एजुकेशन दोनों मिलेंगे उससे। फिर आप पूरा हफ्ता काम करेंगे, अगले मंगलवार को फिर रात्रि 8 बजे फिर एक नया इंटरव्यू आ जाएगा। तो वो कृपा वहीं पर अटकी हुई बहुत सारे लोगों की। और बहुत सारे लोग अगर सब्सक्राइब किए हुए देख नहीं रहे हैं तो फिर कैसे बात बनेगी? फिर भी बात नहीं बनेगी। यस और नो? तो अपडेट रहना बहुत जरूरी है। तो चैट विद सुरेंद्र हम लोगों ने स्टार्ट किया, तो उसके बाद में बहुत सारे लोगों के कॉल आने लगे, जो अदर दूसरी कंपनियों के भी लोग थे। उनके फोन आते हो, कहते जी मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, बताओ क्या करूं, मेरी अपलाइन मेरे को सहयोग नहीं कर रही, बताओ क्या करूं, ये लिस्ट कैसे बनाते हैं, मैं लोगों से बात करता हूं लोग जुड़ते नहीं है, क्या करूं। तो शुरुआत में तो एक नंबर था, ऑफिस का नंबर मेरे पास ही रहता था, तो कोई भी कॉल आता मैं उठाता और मैं उसको बता देता कि भाई ऐसे कर लो ऐसे कर लो ऐसे कर लो, तो चलता रहता। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि ज्यादा फोन आने लग गए। अब ज्यादा फोन आने लग गए तो एक एक आदमी से बात करना उतना समय था नहीं। फिर मैंने नंबर दे दिया स्टाफ में किसी व्यक्ति को कि यार तुम अटेंड करो, भाई कोई जरूरी हो तो ही मेरे को बताना। अब कॉल उनके पास में बहुत आने लग गए, वो बोले जी ऐसे ऐसे कॉल आते हैं, हम क्या जवाब दें, तो वो जवाब देने नहीं पाए। तो फिर मैंने बहुत आराम से सोच के कि यार लोगों की हेल्प करनी है, कैसे हो सकती है, कैसे उनको रास्ता दिखाया जाए, जिनको अपलाइन भी अच्छा नहीं मिला, जिनको अपलाइन दूर रहता है, कोई गाइड करने वाला नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं है। तो उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए एक धीरे धीरे दिमाग में पिक्चर सी बनना स्टार्ट हुई
और वो पिक्चर एक बुक के रूप में निकल के आई है। और ये बुक आज से 15 दिन पहले लॉन्च हुई, जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग का विजेता कैसे बने। और इस बुक को कितना पूरी इंडस्ट्री ने पसंद किया। आरसीएम वाले तो इमोशनल है, आपने तो पसंद इसलिए कर लिया कि चलो सर की बुक है मैं खरीद लेता हूं, लेकिन बहुत सारे लोग जो ऐसे कनेक्टेड नहीं थे उन्होंने इसको इतना पसंद किया कि अमेज़न एक प्लेटफॉर्म है जहां से आप सामान खरीदते हैं। किताब में आपको मालूम है अमेज़न की जो शुरुआत हुई थी, अमेज़न जो कंपनी बनी, सबसे पहले वो सिर्फ किताबें बेचती थी। हेलो, किताबें बेचने से उसकी शुरुआत हुई थी, फिर धीरे धीरे साबुन तेल सब कुछ बेचने लगी। तो अमेज़न आज भी किताबों की कैटेगरी में वो बहुत मानी जाती है। तो अमेज़न पे लगभग 50-60 लाख किताबें हैं जिसको आप अमेज़न से खरीद सकते हो। उन 50-60 लाख किताबों में ये किताब लॉन्च होने के 48 घंटे के अंदर अंदर 10वें नंबर पे आ गई थी। और अब अमेज़न पे बहुत सारी किताबें हैं, उनमें फिर कैटेगरी होती है। ये किताब धार्मिक है, स्पिरिचुअल कैटेगरी में आ गई। ये किताब एकेडमिक एजुकेशन में आ गई, बच्चों की जो पढ़ाई लिखाई की किताबें होती हैं। कुछ किताबें वो हेल्थ की कैटेगरी में आ गई। कुछ किताबें होती हैं सेल्स, हमारा जो काम है सेल्स का है, तो ये किताब सेल्स की कैटेगरी में आती है। तो ये किताब 24 घंटे के अंदर सेल्स कैटेगरी में नंबर 1 पे आ गई थी। और बड़ी खबर यह है कि ये पिछले 15 दिनों से लगातार नंबर 1 की पोजीशन पे है। तो लोग इसको इतना प्यार दे रहे, इतना उनको अच्छा लग रहा है। और कल में हालांकि एक देखिए, जिंदगी में सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। आप में से बहुत सारे साथी आप आए हैं, बाहर कुछ पैसा भी लगा होगा, आपको शायद लगा होगा कि यार ये पैसा ज्यादा है, आप शायद अफोर्ड नहीं कर पा रहे। बहुत बार ऐसी स्थितियां होती हैं, समय भी लगाया आपने, लेकिन जिंदगी में आगे बढ़ने का तरीका यही है, बगैर सीखे आप नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा सकते। मैंने किताब लिखी, इतने सारे लोग पढ़ भी रहे हैं, उसके बावजूद मैं पिछले 3 दिन से जिम कॉर्बेट में था, रामनगर में। लोगों को सिखा नहीं रहा था, अभी तो सीख रहा था। एक ट्रेनिंग चल रही थी और मैं आपकी तरह डायरी पेन लेके उधर बैठा था। 3 दिन तक लगातार, सुबह से लेकर रात तक। सब्जेक्ट था कि अपने पोटेंशियल को, अपने पीक पोटेंशियल पे कैसे पहुंचे। हमारे अंदर की जो क्षमताएं हैं, उन अक्षमताओं का अधिकतम उपयोग कैसे करें। आप में से शायद बहुत सारे लोगों को यह मालूम नहीं होगा कि एक आम आदमी अपनी पूरी जिंदगी में अपने पोटेंशियल का, पोटेंशियल मतलब अंदर में जो क्षमताएं हैं, उन क्षमताओं का मुश्किल से 5 से 7% इस्तेमाल करता है। 90% से ज्यादा अपने साथ में लेके चला जाता है। हेलो, तो वो जो प्रोग्राम था वो ये था कि जो हमारा अंदर छुपा पड़ा है अभी, उसको कैसे बाहर निकालें। मैं वहां गया, लगभग 15,000 रुपए की फी थी 3 दिन के प्रोग्राम की वहां पे। और ऐसा नहीं कि आज मेरे पास में पैसा इसलिए मैं गया, आज मेरे पास में पैसा तो, लेकिन टाइम तो मैनेज करना पड़ेगा ना। लेकिन जिस समय मेरे पास में पैसा नहीं था, जिस समय मैं ऐसे दोराहे पे खड़ा रहता था कि दिन का खाना खा लूं या एक किताब खरीद लूं रेलवे स्टेशन से, मैंने ये सुना कि यार एक दिन का खाना छूट गया तो कोई बात नहीं है, लेकिन अच्छी किताब लग रही है, शायद इस किताब से अगर 4 लाइनें अच्छी मिल गई तो शायद जिंदगी में नेक्स्ट लेवल पे लेके चली जाएगी। उस समय मैंने किताबें पढ़ी, उस समय मैंने ट्रेनिंग अटेंड की।
मैंने शिव खेड़ा जी का एक प्रोग्राम अटेंड किया था। शिव खेड़ा जी का नाम सुना आपने? 4 दिन का प्रोग्राम था उनका। मेरे पास में बहुत ज्यादा पैसा नहीं था, 40,000 रुपया मैंने पे किया उनके 4 दिन के प्रोग्राम। तो ये मैं आपको इसलिए कहना चाह रहा हूं कि अगर आपने वाकई आप सीरियस हैं जिंदगी में आगे जाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, जिस लेवल पे आप हैं आज, आपका लेवल मान लेते हैं आपका लेवल है ईगल। ईगल का लेवल आपने इसलिए पहुंचा, आपके पास कुछ जानकारी इंफॉर्मेशन है, वो आपको ईगल तक लेके आ गई। अगर आपने ईगल से ऊपर जाना, विनर बनना है, तो उन इंफॉर्मेशन से बात नहीं बनेगी। शायद आपको अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी स्किल्स को बढ़ाएंगे तो आप विनर पे चले जाएंगे, और विनर पे जाने के बाद में फिर आपको कुछ अपनी स्किल्स को थोड़ा और दुरुस्त करना पड़ेगा और थोड़ा शार्पन करना पड़ेगा। वो फिर आपको रॉयल्टी, टेक्निकल और अगले लेवल पे लेके चले जाएंगे। सहमत है आप मेरी बात से? हम बातचीत कर रहे थे बुक्स की। किस टॉपिक से शुरुआत किया था हमने? विजन की बात करते करते हम लोग आ गए थे, हाँ जी, हाँ, हमारे अंदर जो पोटेंशियल है उसको बाहर हम तभी निकाल सकते हैं जब हम कुछ सीखेंगे, तो बाहर निकलेगा, पोटेंशियल बाहर निकलेगा, राइट। तो संक्षेप में बातचीत करता हूं। तो जब वो बहुत सारे फोन्स हमारे पास में आ रहे होते थे कि भाई क्या करें क्या करें, तो फिर हमने किताब निकाली। अमेज़न पे मैंने बताया कि सेल्स की कैटेगरी में नंबर 1 की पोजीशन पे अभी है। और इसमें किस सब्जेक्ट पे मैंने बातचीत की? मैंने उसी सब्जेक्ट को इसमें लिखा जिस सब्जेक्ट पे मैं सबसे ज्यादा बात करता हूं। पिछले 22 सालों में मैंने अगर किसी चीज पे सबसे ज्यादा बात किया है तो वो बात किया है 6 बेसिक्स के ऊपर में। 6 ऐसे काम वो अगर आप करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी टीम, आपका नेटवर्क बढ़ता रहेगा। और इस बुक में 6 बेसिक हैं, 6 चैप्टर तो 6 बेसिक के हैं। उसके अलावा एक टॉपिक है विजन का, और एक टॉपिक है सही कंपनी का चुनाव कैसे करना चाहिए। वो टोटल 8 टॉपिक हैं। तो विजन का इसमें पूरा एक डिटेल टॉपिक है, और इस टॉपिक में हमने डिटेल से बातचीत किया है कि डायरेक्ट सेलिंग हमारे देश में क्यों चलेगी। सबसे पहला टॉपिक यही है। इसमें आपको एक चार्ट दिखाई देगा, एक टेबल है एक्चुअली। वो टेबल आपको ये बताएगी कि हमारी जो स्थिति है पूरी दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग की, वो ये है कि हमारा स्थान 12वां है, अमेरिका पहले नंबर पे है। और इसी में लॉजिकली आपको यह भी जानने को मिलेगा कि 2050 के लगभग हम दुनिया में पहले नंबर पे पहुंच जाएंगे और $1 मिलियन का कारोबार डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री करने लग जाएगा। तो मैं आपको सिर्फ ये नहीं कहना चाहता कि डायरेक्ट सेलिंग का विजन भविष्य बहुत बढ़िया आप कर लीजिए। ये किताब आपको लॉजिकली इंपावर करेगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगी कि यस ये लॉजिक है। हिंदुस्तान की 140 करोड़ की जनता है, इसलिए ये हमारे यहां पे चलेगा। हमारे यहां पे 54% से ज्यादा बेरोजगारी है, इसलिए यहां पे चलेगा। वो सारे लॉजिक्स इस बुक में विजन वाले चैप्टर के तहत मैंने कवर किए हैं। तो किसी भी क्षेत्र में अगर आपको कामयाबी चाहिए तो उसके लिए पहली चीज ये है, आपको ये रहेगा कि सर ये मिलेगी कैसे किताब? तो अमेज़न पे आपको मिल जाएगी, लेकिन बहुत सारे लोग थोड़ा उतना फ्रेंडली नहीं है। तो रात को ही मेरे दिमाग में आइडिया आया, मैंने जयप्रकाश जी को बोला, मैंने कहा यार बुक कैसे अवेलेबल हो सकती है, क्योंकि मैंने आना है जिम कॉर्बेट से। तो मैंने पब्लिशर से रिक्वेस्ट किया स्पेशली कि सर कैसे भी करके कुछ बुक्स आप भिजवा दीजिए फरीदाबाद, और उन्होंने कुछ बुक्स भिजवाई हैं। पोद्दार पिकअप सेंटर, क्या नाम है उनका, वंडरवर्ल्ड जो है, हाँ जी, यम्मी, क्या बढ़िया नाम चुना है। यम्मी पिकअप सेंटर पे अवेलेबल रहती है, और उन्होंने कुछ बाहर शायद कुछ बुक्स उनके पास में होंगी, तो वो बाहर भी आपको मिल जाएंगी। और मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि आप
पब्लिशर से बात करके कंसेशनल रेट आप जरूर अवेलेबल करवाना, ताकि अमेज़न से सस्ती उनको यहां पे मिल जाए। तो वो उन्होंने स्पेशली आपके लिए यहां पे रखा है। तो कुछ साथी लिमिटेड से किताबें आप अभी नहीं जाना, बाहर जाते हुए आप ले लेना। तो हम बात कर रहे थे विजन की। ये तो तय है, आंकड़े बता रहे हैं, CAGR कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट ये बता रहा है कि हिंदुस्तान सबसे स्पीड के साथ में ग्रो कर रहा है पूरी दुनिया में। हेलो, आज जो 3,000 मिलियन डॉलर का टर्नओवर है वो 1,00,000 मिलियन डॉलर हो जाएगा, ये तो तय है। आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि उस 1,00,000 मिलियन डॉलर में से आपकी टीम का कितना होगा। हेलो, जब इतिहास लिखा जाता है ना, दो तरह के लोग होते हैं। हेलो, कितनी तरह के लोग होते हैं? दो तरह के लोग होते हैं। एक तो उस इतिहास का हिस्सा बनते हैं। जब दांडी यात्रा शुरू हुई, गांधी जी ने शुरुआत की, कुछ लोग दांडी यात्रा का हिस्सा बने, लेकिन ज्यादातर लोगों ने दांडी यात्रा को देखा। हेलो, हमेशा दो तरह के लोग रहते हैं इतिहास में। तो आपके पास में भी मौका है, ये जो 3,000 से 1,00,000 मिलियन डॉलर की जो जर्नी है, आप इसका हिस्सा भी बन सकते हैं या इसको बाहर खड़े होके घटित होते हुए भी देख सकते हैं। आदरणीय BC चावड़ा जी एक चीज बोलते हैं कि जिंदगी अगर मौका दे तो दर्शक नहीं खिलाड़ी बनना चाहिए। कितने लोग खिलाड़ी बनना चाहते हैं? खिलाड़ी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? खेलना पड़ेगा, फील्ड में उतरना पड़ेगा। यस और नो? अब फील्ड में उतरते समय आपने किन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, उसके लिए आते हैं 6 बेसिक्स। 6 काम अगर आप सही से कर लेंगे फील्ड में, तो ऑटोमेटिकली आपका बड़ा नेटवर्क बनने लग जाएगा। इसको बोलता हूं मैं 6 बेसिक्स इक्वल टू बिग नेटवर्क। बाय डिफॉल्ट बनेगा ये। H2O मतलब, H2O मतलब पानी। देसी भाषा में अगर कहें तो H2O मतलब पानी। H2O बोल दिया तो मतलब पानी बोल रहे हैं। वो बहुत साइंटिफिक है, जैसे वो साइंटिफिक है उतना ही साइंटिफिक ही है। अगर आपने 6 बेसिक पे काम किया तो आपके नीचे बड़ा नेटवर्क बन जाएगा, बड़ी टीम ऑटोमेटिकली डेवलप होगी, आपको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं। राइट? 6 बेसिक्स में पहली चीज तो ये इंपॉर्टेंट ये है कि जब तक आपका बेसिक स्ट्रांग नहीं होगा, आप बड़े काम नहीं कर सकते। आप अगर अच्छे बैट्समैन बनना चाहते हैं क्रिकेट में, तो आपका जो कोच है वो क्या करवाएगा, आपकी जो बैटिंग करने के जो बेसिक्स है ना, पहले वो मजबूत करवाएगा। हेलो, क्या बेसिक्स हैं? बैट को कैसे पकड़ना है। बैट को आप दोनों हाथों से पकड़ेंगे, कौन सा ऊपर रहेगा, नीचे रहेगा, कैसे रहेगा, वो कौन बताएगा? कोच। वो बेसिक है कि बैट को कैसे पकड़ना है। फिर जब बॉल आ रही है तो आपने बॉल को कैसे देखना है, उसका बल्ले का फ्लो कैसे होना चाहिए, क्या है? बेसिक्स है। अगर आपने एक अच्छा बॉलर बनना है क्रिकेट में, तो बॉल को कैसे पकड़ना है, किस एंगल से आप पकड़ेंगे तो वो घूमेगी, किस एंगल से पकड़ेंगे तो स्पीड में जाएगी। तो ये क्या है? बेसिक्स। तो वो बेसिक्स पहले कोच मजबूत करवाता है। वो बेसिक स्ट्रांग हो गए तो फिर आप बढ़िया बैटिंग कर सकते हैं, बॉलर हैं तो अच्छी आप बॉलिंग कर पाते हैं। तो हर जगह बेसिक चाहिए। अगर आपने अच्छा गायक बनना है तो जो गायन के गुरुजी हैं वो क्या करवाएंगे? पहले बेसिक सिखाएंगे। और गायन के बेसिक क्या है?
सारे गामा पाधानी सा, यस और नो? तो पहले वही चलता रहेगा कई महीनों तक। आप जा रहे हैं बस सारे गामा पाधानी सा ही चल रहा और कुछ नहीं चल रहा है। आपके अंदर पेशेंस नहीं, आप परेशान हो जाएंगे, आप बोलेंगे सर कोई तो गाना वाना सिखाइए, क्योंकि उनको मालूम है कि ये सारे गामा पाधानी सा अगर सही से नहीं बोलने आया ना फिर आप कुछ नहीं बोल सकते। और ये अगर बोलने आ गया तो फिर आप कैसा भी गाना हो आपके सामने आप उसको अच्छे से गा पाएंगे, राइट? सो अगर आप डायमंड बनना चाहते हैं, आप बड़ी टीम बनाना चाहते हैं, टीम में बहुत सारे लीडर तैयार करना चाहते हैं, जितनी भी चीजें करना चाहते हैं वो तब होंगी जब आपका क्या मजबूत होगा? 6 बेसिक्स मजबूत होगा। और टीम को 6 बेसिक पे लाने के लिए एक ही तरीका है, खुद पहले 6 बेसिक का पूरी ईमानदारी के साथ में पालन करना, राइट? 6 बेसिक इस प्रकार से इनको डिजाइन किया गया है, ये बहुत आसान है करने, इसमें कोई टिपिकल नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इनमें कोई भी ऐसा स्टेप नहीं है जो आपको लगेगा कि अरे तो बड़ा भारी भरकम है, मेरे से नहीं होगा। जैसे पहला बेसिक ये कहता है आरसीएम के उत्पादों का इस्तेमाल करें। मुश्किल है? हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। बस इतना सा करना है, आप आरसीएम में जुड़ गए हैं, आप सीरियस हैं। कितने लोग सीरियस हैं? हाथ खड़ा कीजिए प्लीज। अगर आप सीरियस हैं तो अपने आप को चेक कर सकते हैं। बताओ पैमाना क्या है चेक करने का? आप अभी यहीं बैठे बैठे ईमानदारी के साथ में ये सोचिए कि सुबह से लेके अब तक जो भी उत्पाद आपने इस्तेमाल किए हैं क्या वो सारे आरसीएम के किए हैं? अपने आप से पूछिए, एक बार थोड़ा सा एनालिसिस कीजिए। सुबह उठे, टूथ ब्रश किया तो ब्रश कौन सा था, पेस्ट कौन सा था, नहाए तो साबुन कौन सा था, तेल कौन सा था, क्रीम कौन सी लगाई, और अभी जो आपने पहना हुआ है तो वो क्या पहना हुआ है, वो पैंट देखिए, वो शर्ट, वो सॉक्स, वो सारी चीजें एक बार एनालिसिस कीजिए। तो आपको अपने आप से जवाब मिलेगा कि आप सीरियस हैं या नहीं हैं। हेलो? अगर आप सीरियस हैं तो आपकी टीम सीरियस हो जाएगी। हेलो? और अगर आप सीरियस दिखने का नाटक कर रहे हैं तो आपकी टीम आपसे 2 गुना ज्यादा नाटक करेगी, राइट? तो पहला बेसिक सिंपल, कोई दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ इतना करना है कि आज तक घर में जो सामान इस्तेमाल हो रहा था उस सामान को बाहर या तो पड़ोसी को दे दो। हेलो? पड़ोसी बोलेगा टूथपेस्ट तो किसी ने नहीं दिया आज तक, तू क्यों दे रहा है मुझे? तो आप बता सकते हैं कि सर मैं एक ऐसी कंपनी से जुड़ा हूं जो स्वास्थ्य रक्षा पे काम करती है। हेलो? किस पे काम करती है? स्वास्थ्य रक्षा पे काम करती है। सारे प्रोडक्ट हमारे पास में ऐसे मिल गए हैं मुझे कि जो स्वास्थ्य पे बहुत अच्छे हैं। आपके यहां तो ये पुराने वाला टूथपेस्ट था तो मुझे लगा कि चलो मैं वर्मा जी को दे देता हूं, शायद इस्तेमाल कर लेंगे। तो वर्मा जी पूछेंगे या नहीं पूछेंगे कि भैया कैसे प्रोडक्ट है, क्या है? यस और नो? तो आपने बस पहला लॉजिक यही करना है, बिल्कुल आराम से काम का आपने ये करना है, घर पे सारा सामान आरसीएम का इस्तेमाल करने लग जाए बस। महिलाएं हमारे बीच में है, मातृशक्ति, आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल रहता है, बहुत बार तो प्रोडक्ट मिल नहीं पाते, मिलते हैं तो फिर ये रहता है कि मेरी पसंद का कलर नहीं मिला, कलर का सूट मिल गया तो फिर चुन्नी नहीं मिली। तो देखो उस कैलकुलेशन में अगर आप रहेंगे तो फिर बहुत ज्यादा कुछ नहीं हो पाएगा। जो भी मिल रहा है वो एक वर्दी है, जैसे फौज की वर्दी होती है, डॉक्टर की वर्दी होती है, वैसे वर्दी पहन के अगर आप काम करेंगे तो फिर
आप किचन में नहीं रहेंगे, फिर आप स्टेज पे आ जाएंगे। आरसीएम की हमारी बहुत सारी यूएसपीज हैं। यूएसपी को बोलते हैं यूनिक सेलिंग पॉइंट। यूनिक सेलिंग पॉइंट का मतलब हुआ कि जो खास चीज बिल्कुल एकदम सबसे इंपॉर्टेंट वाली है। हमारी जो सबसे बड़ी यूएसपी है वो मालूम है क्या है? वो है हमारे प्रोडक्ट। क्या है सबसे बड़ी यूएसपी? वो हमारे प्रोडक्ट हैं। हमारे प्रोडक्ट में दो चीजों का संगम है। पहला ये कि क्वालिटी बहुत अच्छी है, और दूसरा ये कि दाम वाजिब हैं। मैं इसको कहता हूं क्वालिटी इंटरनेशनल लेवल की और रेट लोकल मार्केट वाले। ये डायरेक्ट सेलिंग में अगर कहीं संभव है तो वो सिर्फ आरसीएम में ही संभव है। It happens only in RCM। ये जो दो चीजों का संगम है ना, कहीं नहीं मिलेगा सर आपको। आपको डायरेक्ट सेलिंग में ऐसी कंपनियां मिलेंगी जो आपको 300 रुपए का टूथपेस्ट देंगी। हेलो। लेकिन उस 300 रुपए की क्वालिटी का या उससे भी बढ़िया पेस्ट 60 रुपए में सिर्फ आरसीएम ही दे सकती है, बाकी देगा संभव नहीं। तो जो हमारी यूएसपी है ना, उसको सबसे आगे रखना चाहिए हमें। चलती फिरती आरसीएम का सेंटर बन जाइए आप। हेलो। कितने लोग बनना चाहते हैं चलता फिरता सेंटर? कैसे बनेंगे? ऊपर से नीचे आरसीएम। आपने सतीश पंडित का नाम सुना है? कितने साथियों ने सुना है? पंडित जी की बहुत शानदार ऑडियो है, वो आप सुनिए यूट्यूब पे जाके। सतीश पंडित जी का थोड़ा सा मैं परिचय ये दूं जो लोग नहीं जानते हैं। उन्होंने 2 नवंबर 2002 में आरसीएम ज्वाइन किया था। कब किया था? नवंबर 2002 में ज्वाइन किया, और दुर्भाग्य से अक्टूबर 2005 में वो एक्सपायर हो गए। सिर्फ 3 साल काम किया, लेकिन 3 साल में उन्होंने ऐसा कुछ किया कि लोग आज उनके एजुकेशन को फॉलो करते हैं, उनके कदमों पे चलने का प्रयास करते हैं। वो चाहते हैं कि मैं भी 3 साल में कुछ ऐसी टीम बनाऊं कि मेरे 20 साल के बाद भी मेरी टीम जिंदा रहे और मेरे घर में पैसा है। पंडित जी के घर में आज भी आ रहा है। तो पंडित जी की घटना बता रहा हूं मैं प्रोडक्ट यूज के ऊपर। पंडित जी को मैंने ज्वाइन करवाया 2002 में। उस समय सिर्फ पैंट शर्ट 2 ही प्रोडक्ट आते थे। आज तो आपके पास में भरमार है प्रोडक्ट की। आपके नखरे रहते हैं। 10 अगर वंडर वर्ल्ड पे नहीं है तो आप नाराज हो जाते हैं कि यार प्रोडक्ट ही नहीं है। तो सिर्फ 2 प्रोडक्ट थे, पैंट शर्ट। मैं पंडित जी को सेंटर पे लेके गया। हमारे जो सेंटर रहते थे उस समय उनको बोलते थे पिकअप सेंटर नहीं, उसको बोलते थे आरडी, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटरशिप बोलते थे, नाम था उसका, आरडी बोलते थे। तो मैंने पंडित जी को बोला कि पंडित जी 3 पैंट शर्ट लेनी है, बस आप अपनी पसंद से थोड़ा कपड़ा ले लो, क्योंकि अभी ये ही पहनना है। पहले दिन बंदे को ज्वाइन करवा रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूं कि पंडित जी अपनी पसंद का ले लो, अब यही पहनना है। अब पंडित जी ने पहले तो वो ऐसे ही थे कि चलो यार दे दो, एक किट दे दो मुझे भी। तो जब मैंने बोला अपनी पसंद का ले लो, तो उन्होंने फिर उसको चेक किया। और चेक कैसे करते हैं हम लोग कपड़े को? ऐसे छू के करते हैं। और पंडित जी ने अपना एक्सपीरियंस अपनी एक ऑडियो में बताया है कि जापान के लोग, जापान वाले जो ना टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं, जापान वाले ये रिसर्च कर रहे हैं
कि हिंदुस्तानियों की 2 उंगलियों में ऐसा कौन सा सेंसर है जो कपड़े को छूते ही बता देता है कितने रुपए का होगा। तो पंडित जी ने भी सेंसर का इस्तेमाल किया और फिर थोड़ा सा नाक सी सिकोड़ी, क्योंकि कपड़े की क्वालिटी उनको उतना जमी नहीं। उस समय 1280 में 3 पैंट 3 शर्ट आती थी। पंडित जी ने कहा कि मैं तो रेडीमेड पहनता हूं, रेडीमेड नहीं है क्या? तो मैंने कहा नहीं जी, रेडीमेड तो नहीं है, सिलवाना पड़ेगा। बोले नहीं, मैं तो रेडीमेड पहनता हूं और एक दुकान से खरीदता हूं, और अभी मैंने पिछले हफ्ते ही 8-10 ड्रेस खरीदी है। तो आप अगर वैसी जगह पे हो एज ए अप्लाइन, तो आप क्या करोगे? हेलो, आप जर्नली कंप्रोमाइज कर लोगे। अब बोलोगे यार क्या बोलूं, अभी बंदे ने खरीदा है और मैं इसको ज्यादा जोर दूंगा तो कहीं छोड़ के ही नहीं भाग जाए। बोले यार मैंने नहीं चाहिए, तेरा रख अपने पास में। मैंने बड़ी गंभीरता के साथ में पंडित जी को बोला, मैंने कहा पंडित जी देखो, आरसीएम में अगर कुछ बड़ा करना है तो कपड़ा तो यही पहनना पड़ेगा। मैंने कहा आप एक अपनी पसंद का ले लो। पंडित जी ने पता क्या कहा? उन्होंने कहा कि अगर यही पहनना है तो फिर एक नहीं, तीनों ही अपनी पसंद के लेने पड़ेंगे। और उसी समय अब कोई बहुत ज्यादा चॉइस नहीं थी कलर की, जो भी कलर थे वो लिए। और शाम का टाइम है, लगभग 5-6 बजे हम लोग सेंटर पे हैं। अगले दिन हमारा प्लान बना हुआ है कि हमने अगले दिन सुबह यमुनानगर जाना है। कहां जाना है? यमुनानगर। जींद से लगभग 3.5-4 घंटे का रास्ता। यमुनानगर जाना है। पंडित जी पहले वहां रहते थे तो उनकी लिस्ट वहां की थी। जींद शहर में नए नए आए थे तो उन्होंने बोला वहां पे मैं शुरुआत करूंगा, वहां मेरी लिस्ट है। 5-6 बजे हम सेंटर से निकले और मैंने पंडित जी को बोला कि पंडित जी टेलर के पास में चलते हैं। जींद शहर में टेलर थे, कोकचा टेलर, उनके पास हम गए और मैंने टेलर को बोला, मैंने कहा मास्टर जी आपसे एक रिक्वेस्ट है। बोले हाँ जी बताओ। मैंने कहा एक पैंट शर्ट हमें सुबह 5 बजे तैयार चाहिए। बोले कैसी बात कर रहे हो, सीजन का टाइम है, शादियों का साया लगा है। मैंने कहा नहीं मास्टर जी कुछ भी करो। अब उनसे एक रिश्ता था तो उस वजह से उन्होंने बोला, मान गए वो। सुबह 5 बजे टेलर के यहां से कपड़ा उठाया, पंडित जी ने वो कपड़ा पहना और पहली मीटिंग में पंडित जी का पहला दिन एज ए डायरेक्ट सेलर जब वो जा रहे हैं, आप सोचिए, उसको विजुलाइज करने की कोशिश कीजिए। एक ऐसा आदमी जो रेडीमेड कपड़े पहनता है, पर्सनैलिटी बहुत शानदार, अच्छी फैमिली, अच्छी फाइनेंशियल बैकग्राउंड, वो पहले दिन जो पैंट शर्ट पहन के साथ में गया मेरे साथ में, मेरे पास में मारुति 800 कार थी उस समय। उन्होंने जो शर्ट पहन रखी थी आरसीएम की, उस शर्ट पे पीछे कमर में एक छापा लगा हुआ, जैसे बारात में लगता है ना मेहंदी वाला थापा, तो ऐसे एक थापा लगा हुआ जिसके ऊपर लिखा कॉटन 67%, वो लिखा जाता था ना पूरा का पूरा कि इस कपड़े में क्या क्या है, वो पूरा का पूरा लिखा हुआ। और ऐसा ही एक छापा पैंट पे लगा हुआ, यहां पे पैंट पे भी आता था, तो पता नहीं आते नहीं आते हैं, क्योंकि धुलने का टाइम मिला नहीं था, टेलर से सीधे लेके जा रहे हैं। तो पंडित जी को संकोच नहीं आया कि मैं अगर ऐसी पैंट शर्ट पहन के जाऊंगा तो मेरा डिस्ट्रीब्यूटर बनेगा या नहीं बनेगा। उन्होंने बस एक ही उनके दिमाग में था कि अप्लाइन अगर कह रहा है तो मैंने उसका 100% इस्तेमाल करना है। और प्रकृति हमें यह सिखाती है, आपको जिंदगी में जो चाहिए पहले वो आपको बोना पड़ेगा। हेलो, अगर आपको अच्छी अपलाइन बनना है तो पहले आपको अच्छी डाउनलाइन बनना पड़ेगा। यस और नो? पंडित जी एक बहुत अच्छी डाउनलाइन बने, इसलिए
आज वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अपलाइन के रूप में लोग उनको फॉलो करते हैं। बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने पंडित जी को कहीं नहीं देखा। बहुत सारे लोगों ने यह भी नहीं मालूम कि पंडित जी कौन सी कंपनी में थे। हेलो, लेकिन उन्होंने पंडित जी को हजारों बार सुना है। चैट विद सुरेंद्र वत्स में जो मेहमान आते हैं, उनसे मेरी बहुत लोगों से बातचीत होती है। उन्होंने बोला सुना हमें बहुत है, ये नहीं मालूम किसके साथ में थे, कौन सी कंपनी में थे। तो अगर आपके अंदर में उतना डिवोशन है, उतना समर्पण भाव है, तो फिर आपके न रहने के दशकों बाद भी लोग आपकी कहानियों की चर्चा करेंगे, जिस प्रकार से आज हम पंडित जी की कहानी की चर्चा कर रहे हैं। आरसीएम को लेके मैंने 4 लाइनें लिखी थी, अगर आप कहें तो सुना दूं? सुना दूं? लोग आते रहे हैं, लोग जाते रहेंगे। लोग आते रहे हैं, लोग जाते रहेंगे। इसका भाव यह है कि लोग पैदा होते हैं और लोग चले जाते हैं। लोग आते रहे हैं, लोग जाते रहेंगे। दुनिया का ये दस्तूर यूं ही निभाते रहेंगे। बहुत बढ़िया। लोग आते रहे हैं, लोग जाते रहेंगे। दुनिया का ये दस्तूर यूं ही निभाते रहेंगे। आने जाने की इस दौड़ में ऐसा कुछ कर ए वत्स। वत्स बोलते हैं अपने छोटे भाई को, या जिसे प्यार करते हैं उसको वत्स बोलते हैं। तो उस संदर्भ में यहां पे इस्तेमाल किया है। आने जाने की इस दौड़ में कुछ ऐसा कर ए वत्स, सदियों तक लोग तुम्हारी कहानी गुनगुनाते रहेंगे। और इसलिए आज हम पंडित जी की कहानी गुनगुना रहे हैं, क्योंकि वो ऐसा कुछ करके गए। यस। सो हम बात कर रहे थे पंडित जी की, हम बात कर रहे थे प्रोडक्ट यूज की। आपको भी संकोच नहीं होना चाहिए, आपको भी ये होना नहीं चाहिए कि यार, बहुत सारे लोग पता क्या करते हैं, वो अच्छे काम की शुरुआत करने से पहले मुहूर्त निकलवाते हैं। हेलो, क्या करते हैं? मुहूर्त निकलवाते। मैंने संस्कृत पढ़ी है, थोड़ी सी नॉलेज है, इसलिए मैं कहता हूं कि अच्छे काम करने का सबसे बढ़िया मुहूर्त पता कब होता है? जिस समय वो आपके दिमाग में आ जाए ना, उसी समय कर डालो। दैट इज द राइट टाइम। उससे बढ़िया मुहूर्त कभी नहीं हो सकता। ये जो किताब है डायरेक्ट सेलिंग का विजेता कैसे बने, पार्ट 1 है ये। इसके 3 पार्ट और आएंगे, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। सारी डायरेक्ट सेलिंग एजुकेशन मिल जाएगी आपको। तो एक पार्ट में मैं अपनी स्ट्रेंथ कुछ बताऊंगा कि भाई मेरी ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनकी वजह से मैं डायमंड गया। उसमें आपको एक टॉपिक मिलेगा कि मेरी समझ में अगर कोई चीज आ गई तो मैं उसको ऐसे चुटकी बजा के करने लग जाता हूं। तुरंत सोच विचार नहीं करता, ज्यादा दिमाग नहीं लगाता, तुरंत कर लेता हूं उसको। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो मुहूर्त निकालते हैं, सोचेंगे, सलाह करेंगे। तो आपने अगर 100% आरसीएम का यूजर बनना है तो मुहूर्त कब है? आज है, अभी। मीटिंग खत्म हो, आरसीएम के सेंटर पे जाइए, सारे प्रोडक्ट जो घर में अभी तक नहीं है वो लेके जाइए, और घर में जो भी बचे खुचे हैं वो अड़ोसी पड़ोसियों को दे दीजिए। ये अगर आपने कर लिया, ये अगर आपने साहस कर लिया, तो आप मान के चलिए डायमंड बनने की पहली सीढ़ी पे आपने पैर रख दिया। दूसरा जो हमारा बेसिक है वो है लिस्ट मेकिंग। क्या है? लिस्ट बनानी है। 2 प्रकार की लिस्ट बनानी है। एक लिस्ट बनानी है अपने ड्रीम्स की, आप जिंदगी में क्या क्या पाना चाहते हैं उनकी, और दूसरी लिस्ट बनानी है
अपने जानकार लोगों की, जिनको आप आरसीएम के प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहते हैं, आरसीएम ज्वाइन करवाना चाहते हैं, उन लोगों की आपने लिस्ट बनानी है। लिस्ट कैसे बनानी है, फिर एक प्रश्न है, बहुत बड़ा एक टॉपिक है। तो इस टॉपिक को भी हमने इस बुक में कवर किया है। लिस्ट बनाने के लिए लगभग 16 ऐसे पॉइंट हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। उदाहरण के लिए, लिस्ट आपने डायरी में या एक्सेल सीट पे बनानी है। लिस्ट में आपने हर किसी को शामिल करना है, किसी को परहेज नहीं करना है। लिस्ट एरिया वाइज बनानी है, कुछ टूल्स हैं उनका इस्तेमाल करना है। तो ऐसे करके डिटेल में आपने लिस्ट बना लेनी है। बन सकती है? कैसे बनानी किताब बता देगी। लिस्ट ऑलरेडी आपके पास में है। अब लिस्ट बनने के बाद में फिर तीसरा काम करना होता है, वो करना होता है जो लोग लिस्ट में लिख दिए उनसे फिर बात करना है। क्या करना है? बात करना है। उसको हम बोलते हैं कॉन्टेक्ट एंड इनविटेशन। बात करने का मकसद है उनसे टाइम लेना, अपॉइंटमेंट लेना। ज्यादातर लोग यहीं पे गलतियां करते हैं। हमें सीखा नहीं है कैसे बात करनी है। हेलो, मैं बहुत मीटिंग में डेमो करता हूं। एक व्यक्ति को बुलाता हूं, पूछता हूं कि आपने मेरे से बातचीत करनी में आपका दोस्त हूं, कैसे करेंगे। 98% लोग गलतियां करते हैं। और कौन लोग गलतियां करते हैं? जो पिछले 2 साल से आरसीएम कर रहे हैं। उनको देख के ऐसा लगता है भगवान है इस धरती पे। मतलब बिल्कुल भी समझ नहीं है क्या बात करनी है, उसके बावजूद भी आरसीएम में ईगल रनर पे अभी पहुंच गए हैं। उससे एक चीज और लगता है कि आरसीएम के प्रोडक्ट को लोग इतना पसंद करते हैं कि बगैर सीखे भी लोग ईगल रनर विनर रॉयल्टी पे पहुंच जाते हैं, बगैर सीखे। ये इसकी सिंप्लिसिटी है। लेकिन अगर आपने वो सही तरीके से सीख लिया, डॉक्टर जितेन आडिया एक बहुत बड़े ट्रेनर हैं, चैट विद सुरेंद्रवत्स में हमने उनका इंटरव्यू भी लिया हुआ है। वो बड़ी खूबसूरत बात कहते हैं कि अगर आपने अपनी जिंदगी को एंजॉय करना है, कितने लोग जिंदगी को एंजॉय करना चाहते हैं, मजे करना चाहते हैं पूरी जिंदगी? हाथ हिलाइए एक बार। एंजॉय करना चाहते हैं? तो वो कहते हैं कि अगर आप अपनी जिंदगी को एंजॉय करना चाहते हैं तो आप अपने प्रोफेशन को अपना पैशन बना लीजिए। क्या कहते हैं? प्रोफेशन को पैशन मतलब वो कहते हैं कि आप जो भी काम कर रहे हो, आप सब्जी बेचते हो, तो सब्जी बेचने वाला काम जो आप कर रहे हो ना, इस शिद्दत के साथ में करो कि आपको लगे कि दुनिया में इससे बढ़िया कोई काम हो ही नहीं सकता। हेलो, आप पान बना के लगाते हो ना, बेचते हो, जो आप पान लगा रहे हो ना, आपको लगे कि दुनिया में इससे बढ़िया और इससे महान काम कोई हो ही नहीं सकता। डॉक्टर आडिया ये कहते हैं कि अगर आपने अपने प्रोफेशन को अपना पैशन बना लिया तो आपके पास पैसा कम होगा ज्यादा होगा वो मायने नहीं रहा है, आप अपनी जिंदगी को एंजॉय करेंगे। लेकिन आंकड़े कुछ अलग कह रहे हैं। आर्या जी तो ये कह रहे हैं प्रोफेशन को पैशन बना लो। आंकड़े ये कह रहे हैं कि ज्यादातर लोगों को हार्ट अटैक सोमवार को सुबह आता है। सोमवार को सुबह ही क्यों आता है? हेलो, रिसर्च ये बताती है कि सोमवार को इसलिए आता है क्योंकि छुट्टी के बाद में लोग अपने काम पे नौकरी पे जाते हैं, लोग जाना नहीं चाहते, इसलिए हार्ट अटैक आ जाता है। यानी लोग अपने प्रोफेशन को पैशन से नहीं कर रहे हैं, टेंशन से कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं? टेंशन से कर रहे हैं, इसलिए हार्ट अटैक आ रहा है। इसलिए डॉक्टर आडिया ने फिर एक दूसरा विकल्प और दिया है। पहला विकल्प क्या दिया कि अपने प्रोफेशन को अपना पैशन बना लो, और ऐसा नहीं कर रहे हैं तो वो कहते हैं अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बना लो। वो ये कह रहे हैं कि जिस काम में आपको मजा आता, अगर नौकरी में आपकी दुकानदारी में मजा नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, वो कह रहे कोई बात नहीं है,
छोड़ दो उसको। अब क्या करो, वो कह रहे हैं कि जिस काम में तुम्हें मजा आता है ना, जिस काम में मजा आता है उस काम को इस तरीके से करो, प्रोफेशनल ढंग से करो कि उसमें पैसे भी आने लग जाएं। हमारे यहां पे ज्यादातर लोगों को आरसीएम करने में मजा तो आ रहा है, वो आपके चेहरे बता रहे हैं, आपकी बीच बीच में तालियां बजा रही कि मजा तो बहुत आ रहा है, लेकिन हम इसे प्रोफेशनल नहीं कर रहे। पैशन तो फॉलो कर रहे हैं, लेकिन पैशन के साथ में जब तक प्रोफेशन ऐड नहीं होगा तो ज्यादा लंबे समय तक नहीं कर पाएंगे। बहुतों के घर वालों ने अल्टीमेटम दे रखा कि भैया 6 महीने हो रहे हैं, बस बहुत होगी तेरी नाटकबाजी, अब 6 महीने में कुछ होता हो तो ठीक है, नहीं फिर अपना और कुछ कर। तो आप कर नहीं पाएंगे अगर आपके पास में परिणाम नहीं है, और परिणाम तब आएंगे जब पैशन के साथ में क्या जुड़ जाएगा, प्रोफेशन जुड़ जाएगा। तो प्रोफेशनल तरीके से कैसे लोगों से बात करना है, इस बुक में हमने एक चैप्टर दिया है, अनप्रोफेशनल कैसे बात करते हैं और प्रोफेशनल कैसे करते हैं। गोल्डन पॉइंट्स क्या है कॉन्टेक्टिंग के। मेरे साथ समस्या क्या रहती है, जनरली जब भी मैं बेसिक पे बातचीत करता हूं तो मुश्किल से एक बेसिक पे बात हो पाती है, क्योंकि उसकी डीप में जाओगे तो आपको उतना करना पड़ेगा। इस बुक में 224 पेज हैं और 224 पेज में 6 बेसिक कंप्लीट इसलिए भी लिखे हैं ताकि बेसिक एजुकेशन एक बुक से आदमी के पास में चली जाए। और इसके पीछे एक और मकसद ये रहा लिखने का कि एक व्यक्ति जो ज्वाइन करता है, आप किसी को ज्वाइन करवाते हैं तो ज्वाइन करते हैं उसमें जोश होता है, यस और नो, जोश होता है, एनर्जी होती है, उसको लगता है कि यस मैंने करना है। लेकिन समस्या ये है करना क्या है ये उसको भी नहीं मालूम होता, उसके अपलाइन को भी मालूम नहीं होता। बहुत बार अपलाइन में 1 महीने पहले जुड़ा है, उसको बेचारे खुद नहीं मालूम क्या करना, वो खुद ही भटक रहा है। तो ऐसे समय में अगर सिर्फ ये किताब उसको दे दी जाए अच्छे से और परमात्मा की कृपा हो जाए, वो उसको पढ़ ले किताब को अच्छे से और उसको इस्तेमाल कर ले, तो फिर उसको डायमंड जाने से कोई नहीं रोक सकता। फिर उसकी अपलाइन है नहीं है, कोई गाइड कर रही नहीं कर रही है, ये अपने आप सब कुछ, ये सीक्रेट अपलाइन है ये किताब। तो इसमें हमने कॉन्टेक्टिंग के बारे में दिया है। चौथा फॉलोअप है, फिर बेसिक है, वो है क्या है, सो द प्लान एंड प्रोडक्ट्स। अब बातचीत हो गई है, टाइम मिल गया है, तो फिर हमने प्रोडक्ट दिखाने हैं, डेमो करना है थोड़ा प्रोडक्ट का। तो वो कैसे किया जाए, उसके 4 पार्ट होने चाहिए। जब भी आप किसी को प्लान दिखाएं, कितने पार्ट होने चाहिए, 4 पार्ट उसके हों। पहले पार्ट में आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग को कंपेयर करेंगे, दूसरे में आप कंपनी हिस्ट्री के बारे में बताएंगे, तीसरे में आप ज्वाइन करने के फायदे बताएंगे और चौथे में आप ज्वाइन करने का प्रोसेस बताएंगे। तो 4 पार्ट हमने डिटेल में दिए हैं। 5वां बेसिक है फॉलोअप। जिसको प्लान दिखा दिया है तो उससे दोबारा मिलना है। फॉलोअप मतलब दोबारा मिलना। कितनी बार फॉलोअप करना चाहिए एक व्यक्ति का, कम से कम 5 बार करना चाहिए। कितनी बार करना चाहिए, अपना राइट हैंड निकालिए बात, कितनी बार करना चाहिए, कितनी बार, 5 बार करना चाहिए। 5 बार में कब करना चाहिए, पहला फॉलो प्लान के तुरंत बाद हो सकता है, दूसरा फॉलो 48 घंटे के बाद में हो सकता है, बाकी के फॉलो अगले कुछ महीनों तक भी चल सकते हैं। फॉलोअप में ज्यादातर लोग गलतियां करते हैं। बहुत बार हम किसी को प्लान दिखा के छोड़ देते हैं, प्लान दिखाया भूल गए, फॉलोअप नहीं किया प्रॉपर। डायरेक्ट सेलिंग के आंकड़े ये बताते हैं कि 10% ज्वाइनिंग प्लान दिखाने से आती है, 90% ज्वाइनिंग दोबारा फॉलो करने से आती है। अगर आपका फॉलोअप कमजोर है, आपकी टीम में फॉलोअप नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपकी जो 90% ज्वाइनिंग आने वाली थी वो खत्म हो गई। मान लीजिए इसको यूं समझिए कि अगर 100 ज्वाइनिंग हो रही है ना,
उनसे अगर पूछेंगे, उन 100 लोगों से अगर पूछेंगे तो उनमें 10 लोग ऐसे थे जिन्होंने प्लान देखा, जुड़ गए, और उनमें से 90 लोग ऐसे थे जिनको फॉलोअप किया गया, वो तब जुड़े। राइट। और लास्ट जो बेसिक है, छठा बहुत इंपॉर्टेंट, वो है स्टार्टअप, सही शुरुआत करवाना। एक हमारी सबसे बड़ी समस्या एक और है, हमारी टीमें तो फिर भी बन जाती हैं। कुछ लोग इसलिए आ गए प्रिंट छुटाना चाहते थे, कुछ लोग इसलिए आ गए कि चलो यार दोस्त नाराज नहीं हो जाएं। अब चूंकि स्टार्टअप सही नहीं करवाते हैं हम लोग, तो इसीलिए ऐसी फौज इकट्ठी हो जाती है हमारे पास में, जो फौज हमारे लिए एसेट कम लायबिलिटी ज्यादा बन जाती है। हेलो। युद्ध के टाइम पे वो भाग जाते हैं डर के, गोली की आवाज आएगी वो भाग जाएंगे, तो जो मजबूत बहादुर सैनिक है उनका भी हौसला कम कर देते हैं। तो एक ऐसी टीम हो, ऐसी लोग बने कि जो जुड़ जाए, फिर वो आपका मजबूत योद्धा हो, मजबूत सैनिक हो, फिर वो हमेशा मोर्चे पे तैनात रहे। वो तब होगा जब हम उसका प्रॉपर स्टार्टअप करवाएंगे। सही स्टार्टअप, सही स्टार्टअप के लिए क्या क्या है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा लंबा विषय है। तो इसलिए ये सारे के सारे टॉपिक इस बुक में मैंने इसलिए कवर किए हैं ताकि वो लोग जो सीरियसली इस बिजनेस को करना चाहते हैं उनको एक प्रॉपर एजुकेशन पहुंच जाए। हमारे यहां पे डायरेक्ट सेलिंग में आजकल बहुत सारे मीम बनने लग गए हैं। मीम मालूम आपको क्या होता है? मीम हंसी मजाक वाली। पहले ना पॉलिटिक्स पे बनाते थे, कॉमेडियन जो होते थे ना, वो पॉलिटिशियन के पीछे लगे रहते थे, उनके ऊपर में चुटकुले बनाते थे। तो आजकल डायरेक्ट सेलिंग वालों पे बनने लग गए हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग वालों पे बनने लगे हैं, उसके 2-3 कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि डायरेक्ट सेलिंग का पोटेंशियल लोगों को नजर आ गया है, इसलिए डायरेक्ट सेलिंग पे बनने लगे हैं। उनको लगता है कि यार इस पे बनाएंगे तो ज्यादा लोग देखेंगे, और जिस चीज को ज्यादा लोग देखते हैं, ज्यादा लोग जिसको जानने लग गए हैं, इसका मतलब यह है कि उसका भविष्य बहुत बड़ा होने वाला है। एक दूसरा पक्ष यह भी है कि जो मीम बनते हैं ना, उस मीम में कहीं ना कहीं कुछ सच्चाई भी होती है, तभी वो थोड़ा अच्छा लगता है लोगों को। जैसे पॉलिटिक्स पे चुटकुले सुनाते हैं लोग या कुछ ऐसे बनते हैं, तो वो वास्तव में कुछ पॉलिटिशियन वैसे होते हैं। हेलो। तभी लोगों को लगता है कि हाँ यार ये सही कह रहा है। तो डायरेक्ट सेलिंग में भी आजकल मीम बनते हैं कि एक बंदा किसी को ज्वाइन करवाता है, ज्वाइन करवा के वो उतना मोटिवेशन उसको देता है कि भैया तेरी गाड़ी आ जाएगी, तेरा बंगला आ जाएगा, तो ऐसे घूमने जाएगा। तो बोलता है कि भाई साहब करना क्या है ये तो बताओ। वो करना क्या है वो बताने वाले को भी नहीं मालूम क्या करना है, क्योंकि उसको भी मोटिवेशन के इंजेक्शन लगाए हुए हैं। तो एजुकेशन की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, खुद भी एजुकेट होने की जरूरत है और टीम को भी एजुकेट करने की जरूरत है। हमें डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का, आरसीएम का अगर सक्सेस रेट बढ़ाना है, हेलो, वो तभी बढ़ सकता है जब एजुकेशन ज्यादा होगी। फरीदाबाद में और एनसीआर में 100 डायमंड हो सकते हैं, नहीं हो सकते? कितने लोगों को लगता है 100 डायमंड हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं। संभावना इतनी ज्यादा है क्योंकि अगर आप एनसीआर में सिर्फ टूथपेस्ट का टर्नओवर अगर आप देखेंगे ना, मंजन कितना बिकता है एक दिन में। हेलो। क्या आपको लगता है 1,00,000 2 लाख रुपए का बिकता होगा? करोड़ 2 करोड़ का बिकता होगा? उससे कहीं ज्यादा। अगर आप सिर्फ बिस्किट की एक दिन की बिक्री देख लोगे ना एनसीआर की, वो पाम ऑयल से तैयार किया, मैदे से बना हुआ, घटिया, रद्दी, नुकसान पहुंचाने वाला बिस्किट, कितने का टर्नओवर होगा उसका एक दिन का? करोड़ों का, हजारों करोड़ हो सकता है, सैकड़ों करोड़ तो पक्का होगा।
राइट? यस और नो? और हमारे आरसीएम में जितने प्रोडक्ट हैं उन सारे प्रोडक्ट्स का अगर आप टर्नओवर देखेंगे एक दिन का, मैं एक महीने की बात नहीं कर रहा हूं, हजारों करोड़ का टर्नओवर ऑलरेडी मार्केट में हो रहा है। और उसमें से कुछ परसेंट आरसीएम का होने लग जाएगा तो 100 डायमंड निकलेंगे या नहीं निकलेंगे? 100 डायमंड निकल जाएंगे। तो वो तभी निकलेंगे जब थोड़ा सा हम एजुकेशन के ऊपर में फोकस करेंगे। राइट? डायरेक्ट सेलिंग एक नए युग में प्रवेश कर रहा है, एक नया दौर आ रहा है डायरेक्ट सेलिंग का। एक बड़ा ऐतिहासिक फंक्शन हो रहा है अभी, आज से ठीक 5 दिन के बाद, 8 मार्च 2024, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस रहता है, इंटरनेशनल वुमेन डे। पहली बार ऐसा हो रहा है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के इतिहास में, पहली बार, फर्स्ट टाइम एक प्रोग्राम है जिस प्रोग्राम में सिर्फ महिलाएं पार्टिसिपेट कर रही हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है भगवान मुझे महिला ही बना देता, कम से कम इतना शानदार प्रोग्राम अटेंड करने का मौका मिल जाता, क्योंकि वो महिलाओं के पास ही है। 8 मार्च को मैं आप सबको आमंत्रित कर रहा हूं उस प्रोग्राम में। 8 मार्च को इंदिरा गांधी स्टेडियम में प्रोग्राम है। कौन आ रहा है उस प्रोग्राम में? उस प्रोग्राम में नहीं, मैं जो गेस्ट हैं वहां पे जो आने वाले हैं, मैं 2 3 4 नाम बता रहा हूं आपको। भारत सरकार के बहुत पावरफुल जो मंत्री हैं वो उस प्रोग्राम में आ रहे हैं। हमारी जो डायरेक्ट सेलिंग है उस इंडस्ट्री को लीड करते हैं पीयूष गोयल जी, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, बहुत पावरफुल हैं, वो उस प्रोग्राम में आ रहे हैं। इसके अलावा चूंकि उस दिन महिला दिवस है तो बाल विकास और महिला मंत्री जो हैं वो हैं स्मृति ईरानी, वो उस प्रोग्राम में रहेंगी। उसके अलावा जो हमारी वित्त मंत्री हैं, फाइनेंस से जुड़ा हुआ काम है, तो निर्मला सीतारमण जी भी उस प्रोग्राम में रहेंगी। उसके अलावा हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी उस प्रोग्राम में रहेंगे। और कल ही कंफर्मेशन हुई है हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह भी उस प्रोग्राम में रहेंगे। इस कार्यक्रम का नाम है डायरेक्ट सेलिंग महिला विराट उद्यमी सम्मेलन। डायरेक्ट सेलिंग महिला विराट उद्यमी सम्मेलन यानी महिलाओं के लिए है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का इवेंट है ये, और डायरेक्ट सेलिंग का इवेंट हो और आरसीएम की बड़ी संख्या नहीं हो तो संभव है क्या ये? तो इस प्रोग्राम में सबसे ज्यादा संभवतः संख्या आरसीएम की रहेगी, जहां पे 6000 पावरफुल आरसीएम की डायरेक्ट सेलर्स उस प्रोग्राम में शरीक होंगे। 6000। आपको करना क्या है, आप जो यहां पे हैं और आपकी टीमों में जो वुमेन जो महिलाएं एक्टिवली काम कर रही हैं उनको आप बुलाइए, और आपके घर में आपकी बहन है, माता जी है, धर्मपत्नी है, वो अगर बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है तो उनको उस प्रोग्राम में जरूर पहुंचाइए आप, ताकि वो देखें कैसा माहौल है, क्या विजन है, किस प्रकार की बातें वहां पे होंगी। इसके लिए आपको क्या करना है, अपने अपलाइन टेक्निकल से बात करनी है, उसके लिए एक पास लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं आपका सुबह मूड आया कि बढ़िया आज चलो चलते हैं, वैसे नहीं होगा। पहले पास लेना पड़ेगा, लिमिटेड पास से इतना, बहुत सारे सिक्योरिटी के अरेंजमेंट वहां पे रहेंगे, फ्री पास मिलेगा, उसका कोई पैसा नहीं देना। अपलाइन टेक्निकल क्या करेगा, टेक्निकल अपने कोर जो साथी हैं, कोर लीडर हैं अपलाइन में, उनसे संपर्क करेगा और जितनी कंफर्मेशन है पूरी कंफर्म एकदम, पहले उनका डिटेल नोट करना है, कौन जा रहे हैं, मोबाइल नंबर, वो सारा डाटा वहां पे जाएगा मिनिस्ट्री में। उसके बाद में परमिशन मिलेगी, तो वो पूरी डिटेल आप 1-2 दिन में, आज 3 तारीख है, मैक्सिमम कल 4 तारीख तक आप वो डिटेल आप नोट करवा दीजिए। और टेक्निकल चीफ कौन कौन है हमारे बीच में, हाथ खड़ा करेंगे, पार्लियामेंट अब तो आपकी जिम्मेवारी है। देखिए
एनसीआर के तो बड़ा नजदीक है ना इंदिरा गांधी स्टेडियम। केरला से लगभग 50 महिलाएं केरला से हवाई जहाज में इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने आ रही हैं। हवाई जहाज में आने का मतलब मालूम क्या है? हवाई जहाज में आने का मतलब यह है कि लगभग 15,000 रुपए उनका खर्च होगा। हेलो, और मेट्रो में कितने पैसे लगेंगे? अब 60 रुपए में आप पहुंच जाएंगे। देखिए, उनको कितना लग रहा है? 15,000 लग रहा है। टाइम लग रहा है। बहुत बड़ी टीम नॉर्थ से आ रही है, ट्रेन में आ रही है महिलाएं, इतना उत्साह है। वेस्ट बंगाल से आ रही हैं, तो हमारे बहुत नजदीक है। आप प्रयास कीजिए ज्यादा से ज्यादा संख्या महिलाओं की बैठे, क्योंकि आरसीएम के पास में 6,000 सबसे ज्यादा पास हम लोगों ने लिए हुए हैं, तो हमारे पास में अब भी कुछ लिमिटेड से पास बचे हुए हैं। मुझे चेक करना पड़ेगा, एक्चुअली 3 दिन से मैं बाहर था, क्या स्थिति है, लेकिन फिर भी एनसीआर वालों का तो सबसे पहला हक है। हमारे यहां प्रोग्राम हो रहा है, यस और नो? तो आप उस प्रोग्राम का हिस्सा बनिए। और ये सारी की सारी जो प्रोग्राम है, ये बता रहे हैं कि आरसीएम का भविष्य सुनहरा है। हेलो, ये आंकड़े बता रहे हैं कि हम बहुत जल्दी चाइना को, मलेशिया को, ब्राजील को, जर्मनी को और अमेरिका को पीछे छोड़ के डायरेक्ट सेलिंग में दुनिया में नंबर 1 की पोजीशन पे पहुंचने वाले हैं। राइट? सो फरीदाबाद एक ऐसा स्टेशन है, एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे आरसीएम की अपार संभावनाएं हैं। अपार संभावना इसलिए है क्योंकि फरीदाबाद में देश के बहुत सारे राज्यों से लोग रहते हैं। यस और नो? मैं अगर अभी हाथ खड़ा करवाऊंगे तो मालूम चलेगा बिहार से बहुत लोग हैं, यूपी से बहुत लोग। बिहार से कितने लोग हैं जिनका बैकग्राउंड बिहार का है? देखिए, उत्तर प्रदेश की बैकग्राउंड से कितने लोग हैं? अच्छा, बहुत सारे हैं। और पंजाब की बैकग्राउंड से हैं, पंजाब, हिमाचल, कुछ हाथ इसमें भी खड़े हो गए। कुछ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से हैं, देखिए मध्य प्रदेश, हर जगह से हैं। तो यहां अगर आपने बिजनेस किया तो इसका मतलब यह है कि आपका नेटवर्क पूरे इंडिया में ऑटोमेटिकली फैल जाएगा, ज्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे। तो बहुत पोटेंशियल, बहुत फर्टाइल एरिया है आरसीएम की दृष्टि से। आपके सीनियर लीडर्स के द्वारा, टीम वर्क के द्वारा एफर्ट्स किए जाते हैं। हर महीने एक बड़ी मीटिंग होती है फरीदाबाद में, फरीदाबाद कोल स्टेशन है, उसका आप फायदा उठा सकते हैं। सो मुझे आप सब लोगों ने बहुत ध्यान से सुना। विशेष रूप से मैं फरीदाबाद के जो कोर लीडर हैं मिस्टर डी कुमार जी, उनका मैं आभारी हूं। उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी। और जयप्रकाश जी लोकल होस्ट हैं, सुशील जी, नरेश जी, बड़े बड़े लीडर्स को मैं यहां देख पा रहा हूं। आप सबका बहुत बहुत आभार। बहुत जल्दी हम लोग दोबारा मिलेंगे।